बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ड्राइव पे, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों भाई, क्यों होंडा भाई थोड़ा सा यार मार्केटिंग करो अपना। होंडा मार्केटिंग ही नहीं करती है तो ब्रांड अवेयरनेस बहुत कम है। अब ब्रांड अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं है कि भाई अंदर से दिखता कैसा है। तो जैसा अभी टाटा सिएरा का न्यूज आया है, 30,000 60,000 बुकिंग्स ऑलरेडी हो गए। लोग ड्राइव नहीं करके टाटा सिएरा खरीद लिए, ये नहीं देख रहे कि अंदर का इंटीरियर्स कैसा है, इंटीरियर्स का क्वालिटी कैसा है, फिट एंड फिनिश कैसा है। लोग अंधाधुंध बुकिंग कर रहे हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको। नॉइज है, नॉइज क्या है ये अभी समझते हैं। Hello guys, welcome back to my channel. I'm Zombie, also known as Monster Zombie. और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने Honda Elevate ZX MT वेरिएंट को बैंगलोर से गोवा तक ड्राइव करके लेके आया हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर्स और इस ड्राइव में बहुत कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप सोच रहे हो इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए। इस वीडियो में मैं इसके माइलेज के बारे में बात करने वाला हूँ, इसका ड्राइवेबिलिटी पे बात करने वाला हूँ, सस्पेंशन फीडबैक कैसे था इस पूरे जर्नी में, बहुत सारे घाट सेक्शंस भी मिले, घाट सेक्शन में कैसा था इसका स्टीयरिंग फीडबैक, उसके बाद जो एडास है उसका फीडबैक कैसा है। मैंने हाईवे पे काफ़ी जगहों पर यूज़ किया है, एडास यूज़ किया है, क्रूज कंट्रोल भी यूज़ किया है। क्रूज कंट्रोल इज एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो भी मैंने हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्लस इंटीरियर्स कैसा फील होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लॉन्ग ड्राइव करना पसंद है। आपको पता चलेगा कि क्या आप अपने Honda Elevate को लेके लॉन्ग ड्राइव्स पे जा सकते हो, अगर गए भी तो क्या वो कंफर्टेबल रहेगी। और जानते हैं कि मेरा ड्राइव इस गाड़ी के साथ कैसा रहा। पहली बात माइलेज के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो। माइलेज दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक है टैंक कैपेसिटी कितना है इसका, दूसरा है कि ये फ्यूल इकोनॉमी कितना दे रहा है। तो इन दोनों चीज़ से एक कंप्लीट माइलेज बनता है। माइलेज बस ऐसा नहीं है कि भाई 20 का माइलेज दे रहा है बट टैंक छोटा है, ऐसा नहीं होगा। माइलेज दोनों चीज़ों से बनती है। टैंक भी अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए और फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छा होना चाहिए। इसका जो टैंक है वो है 40 लीटर्स का टैंक, जो इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। इट्स ओके। बट जब आप फुल टैंक करते हो और अगर आप 17 to 18 का आपको माइलेज मिल रहा है हाईवेज पे, तो रेंज आपको कम मिल सकता है। समर अराउंड 400 to 450 किलोमीटर्स दिखाएगा, जो कि दूसरे गाड़ियों में जिसका फ्यूल टैंक बड़ा है उसका रेंज ज़्यादा दिखाएगा। तो इस पे मेरे लिए 400 किलोमीटर्स का रेंज काफ़ी है, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ पेट्रोल पंप तो मिल ही जाता है यार, वो इशू नहीं है मेरा। बट अगर ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में जाऊँ तो शायद 400 प्लस किलोमीटर्स का जो रेंज दिखाता है वो कम लग सकता है। बट एनीवेज वो कभी भी मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। 400 किलोमीटर्स का रेंज, फ्यूल इकोनॉमी कितना दिखा रहा था मुझे पूरे रोड पे, वो मैं डिवाइड करता हूँ, पहले सिटी, देन घाट सेक्शन जो मुझे मिली बैंगलोर से गोवा आने में, और हाईवेज पे कितना माइलेज मिला वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिटी ड्राइव में जब मैंने स्टार्ट किया बैंगलोर से तो वो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग था, तो मैं उतना जज नहीं कर सकता सिटी ड्राइव में। बट बीच में मुझे काफ़ी सारे छोटे छोटे शहर मिले जो मैं क्रॉस करके यहाँ तक आया हूँ। तो वहाँ पे मुझे 14 to 15 का माइलेज मिल रहा था, क्योंकि भीड़ उतना नहीं था। बट अगर भीड़ ज़्यादा भी होता जैसे मैंने सिटी ड्राइव किया है तो मुझे कहीं ना कहीं समर अराउंड 12 to 14 का माइलेज मिला है सिटी ड्राइव में। एंड दिस इज़ अ मैनुअल वर्जन। ये मैं बता दूं कि मैनुअल वर्जन में कंट्रोल आपका ज़्यादा रहता है, आप जो एक्सीलरेट करते हो वो सब आपके कंट्रोल में रहता है। तो एक ये एडवांटेज है मैनुअल गाड़ी का कि माइलेज थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा। CVT अगर ऑप्शन चूज़ करोगे तो शायद आपको जितना मुझे माइलेज मिल रहा है उससे कम मिल सकता है। अभी आते हैं घाट सेक्शंस में इसका कैसा माइलेज था। घाट सेक्शंस में और हिली एरियाज़ में माइलेज सेम ही रहेगा। गोवा आने के लिए आपको काफ़ी सारे घाट सेक्शंस क्रॉस करने पड़ते हैं और वहाँ पे मुझे मिला है अराउंड 15 का मुझे माइलेज मिला है, उससे ज़्यादा नहीं मिला है, क्योंकि घाट सेक्शंस में बहुत टर्निंग्स रहते हैं, स्लो करना पड़ता है आपको, पिकअप्स भी लेना पड़ता है आपको, एक्सेलरेट भी करना पड़ता है आपको कहीं कहीं पे। अभी आते हैं हाईवेज पे। हाईवेज पे इसका माइलेज एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करता है अगर आप क्रूज कंट्रोल लगा के चला रहे हो तो। क्रूज कंट्रोल लगा के चलाने से क्या होता है कि वो एक स्टेबल जो एफी मीटर रहता है, आप देख सकते हो स्पीडोमीटर में जो एफी मीटर रहता है वो एक स्टेबल 20 में रहता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा माइलेज मिल सकता है। और अगर आपका बहुत ही लाइट फुट है तब तो आपको और भी अच्छा माइलेज मिल सकता है उससे। तो हाईवे, घाट सेक्शंस और सिटी ड्राइव में आपको इतना इतना माइलेज मिल जाएगा। और ओवरऑल 650 किलोमीटर्स में मुझे अभी माइलेज दिखा रहा है अराउंड 15 to 15.5 का मुझे माइलेज दिखा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। मैं एक हाफ टैंक और फुल टैंक मिला के आराम से बैंगलोर से गोवा तक आ सकता हूँ। तो ये रही बात माइलेज की।
इस गाड़ी को छोड़ के भी अगर आपको किसी भी और भी गाड़ी में अगर डाउट्स हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यहीं पे लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन में भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में भी आप मैसेज कर सकते हो मुझे, कोई भी डाउट्स है मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, आप कमेंट्स करो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। चाहे 200, 300, 2000, 3000 भी कमेंट्स आ जाए। आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हो, मैं ईच एंड एवरी कमेंट्स को जाके रिप्लाई किया हूँ। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ, लाइक 1 से 2 दिन का टाइम लेता हूँ मैं। तो कभी अगर मैं डिले कर लिया रिप्लाई देने में तो बुरा मत मानना, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। मैं वापस जाके सारे कमेंट्स चेक करके मैं फिर रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज़ डू कमेंट इन माय वीडियो, कोई भी डाउट्स है मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। अभी आते हैं हम इसकी कंफर्ट, ड्राइवेबिलिटी, स्टीयरिंग फीडबैक, सस्पेंशन पे। इस वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हो। इसका ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छा है, सस्पेंशन फीडबैक बहुत प्लश फील होता है आपको, ख़राब रास्तों पे बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब करता है। और ऐसा भी नहीं है कि हाईवे पे बहुत ज़्यादा बाउंसी रहेगा, एकदम सही फीड आपको देने वाला है। दूसरी बात, इसकी जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग मुझे घाट सेक्शन में एकदम एप्ट लगी, क्योंकि ये थोड़ी सी हेवी स्टीयरिंग है, बट जब आप मोड़ते हो ना तो एकदम एग्जैक्टली उतना ही मुड़ेगी जितना आप मोड़ना चाहोगे। मैंने देखा है कुछ गाड़ियों में कि उसका स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही लाइट दिया जाता है, जिसकी वजह से कि ना आपको वो आइडिया नहीं मिलता है, वो एक मतलब एप्ट तरीके से आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। आप घाट सेक्शंस में ना बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हो इस गाड़ी में, ये मैंने नोटिस किया है। क्योंकि मैं मेरे पुरानी गाड़ी को, नेक्सॉन को मैं लेके, और उसके पहले जो छोटी सी गाड़ी थी हुंडई इओन, उसका भी स्टीयरिंग काफ़ी लाइट था। घाट सेक्शन में ना कभी कभी थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर जाते हो, वो चीज़, वो गलती इसमें नहीं होती है, इसमें बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, ग्राउंड क्लियरेंस इसका 220 है, फिर भी इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद कभी भी बॉडी रोल आपको फील नहीं होगा। ऑल्दो साइड टू साइड मूवमेंट होता है सस्पेंशन का, बट दैट इज़ बिकॉज ये थोड़ा सा टॉल गाड़ी है। एक बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग जो मैंने नोटिस किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस 195 टू 200 का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। जो बॉडी रोल था ना वो बहुत ज़्यादा था, टॉपल करने का डर बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, बट इसमें ना बॉडी रोल होने का संभावना बहुत कम है, टॉपल तो होने का चांस एकदम भी नहीं है, चाहे आप ड्रिफ्ट भी मार लो टॉपल नहीं होगा। अभी आते हैं दूसरे ड्राइवेबिलिटी फीचर्स पे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया इस वीडियो में, एडास मैंने यूज़ किया है। इसमें एडास 2.0 आता है, कैमरा बेस्ड एडास है, नॉट रेडार बेस्ड, बट इट वॉज प्रिटी एप्ट। वो अच्छे से लाइन फॉलो करता है, और इसमें लेन असिस्ट भी है, तो लेन असिस्ट भी बहुत अच्छे से काम करता है। बट आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इंडियन हाईवेज पे, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि लाइंस नहीं रहते, तो अगर लाइंस नहीं रहेंगे तो आपको कहीं कहीं इशू हो सकता है। और इसके जो एडास के दूसरे फीचर्स है, जैसे कि वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके हाईवेज पे। क्योंकि नॉर्मल क्रूज कंट्रोल में क्या रहता है कि वो 70 में सेट कर दिया और सामने वाला गाड़ी जितने भी स्पीड में रहा वो डिटेक्ट नहीं करता है, वो उसी स्पीड में चलता रहेगा। बट इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सामने की जो गाड़ी है वो जितने स्पीड में चलेगी ये भी अपने आप उतना ही सेट कर लेगी। इवन इफ आप 70 में सेट करके रखो और सामने वाली गाड़ी सोचो 50 में है, तो ये अपने आप 50 में सेट कर लेगी अपने आप को। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल जो नॉर्मल वाला आता है उसको आप कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते हो। 70 में आप रख दिए, सामने वाला गाड़ी अपना स्पीड चेंज कर रहा है, तो अगेन आपको क्रूज कंट्रोल चेंज करना पड़ेगा। ये उस चीज़ में, उस मामले में और भी अच्छा है। ऑल्दो मैं क्रूज कंट्रोल और जो एडास फीचर है, लेन असिस्ट, ये सब मैं यूज़ करना पसंद नहीं करता हूँ, मैं खुद ड्राइव करना पसंद करता हूँ। बट अगर किसी को ये फीचर चाहिए तो वो मैं बता दूँ कि बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ तक अगर वीडियो को देख ही चुके हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को। आप देख सकते हो मेरे पास 1600 सब्सक्राइबर्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। जितना मेहनत करता हूँ अपने वीडियोस बनाने के लिए, उसके हिसाब से मेरा सब्सक्राइबर्स काउंट बहुत ही कम है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो अपने भाई को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और भी ला पाऊँ आपके सामने, वो मोटिवेशन मिले, मुझे मोटिवेशन जारी रहे। उसके लिए प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इसी तरह के फीडबैक्स, इसी तरह के रिव्यूज़ में लाया करूँगा आपके लिए। अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स जो मैंने नोटिस की है, वो है केबिन स्पेस लाजवाब है। ऑल्दो अभी मैं बस अपने वाइफ के साथ आया हूँ, तो हम बस 2 लोग हैं। पीछे में हमने सीट फोल्ड कर दिए थे, बहुत सारा लगेज था हमारा, स्पेस का तो कोई इशू है नहीं। और एक बात मैं बता दूँ, पीछे का सीट्स फोल्ड करके सामान इतना रख के भी पूरा मैं सीट अपना पीछे बैक कर सकता था, और मेरी वाइफ तो पूरा रास्ता सो गया ही है, तो वो भी अपना सीट पूरा रिक्लाइन कर ली थी, फिर भी उसको कोई इशू नहीं हुआ था। स्पेस तो भर भर के है इस गाड़ी में, वो इशू तो कभी आपको फील नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरा रास्ता मैं अकेले ड्राइव करके आया हूँ। अगर मैं ड्राइविंग के मामले में आऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आया इस ड्राइव पे, सीरियसली बता रहा हूँ, कि जो नेचुरली एस्पिरेटेड का जो ग्रंट है ना, वो आपको इससे बेहतर आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। आप बहुत एंजॉय करने वाले, और अगर आप एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ड्राइव पे, क्योंकि
जब हाईवे पे रेव करते हो और एकदम थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाते हो तो बहुत मज़ा आता है ड्राइव करने। और हाईवेज पे बहुत ही कंफर्टेबल लगा सीट। ऑल्दो स्टार्टिंग में पहला 1 या 2 महीना, अभी तो ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को ओन करते हुए, पहले कुछ महीनों पे थोड़ा सा मुझे इशू हुआ सीट पे, क्योंकि सीट जो है इसका वो थोड़ा सा स्ट्रेट है, उतना ज़्यादा वो हगिंग वाले सीट्स नहीं है इसमें, जिसकी वजह से आपको अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम मिलने वाला है। स्टार्टिंग में मुझे अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिला था क्योंकि मैं सीट को काफ़ी लो रखा करता था, बट अभी मैं हाइट एडजस्ट करके मैं सीट को थोड़ा हाई रखता हूँ, जिससे मुझे अंडर थाई सपोर्ट का इशू नहीं होता है। और मैं सीट को थोड़ा पीछे भी रखता हूँ, जिसकी वजह से मैं पैर को अच्छे से फैला के बैठ सकता हूँ। लॉन्ग ट्रिप्स में मुझे उतना ज़्यादा थकावट फील नहीं हुआ। मैं तो लिटरली बहुत कम स्टॉप्स किया। मैं बैंगलोर से जोग फॉल्स आया, जोग फॉल्स के पास में मैंने स्टे किया और फिर एक रात वहाँ पे स्टे करके नेक्स्ट डे सुबह हम जोग फॉल्स देख के गोवा के तरफ बढ़े। तो बहुत ही आरामदायक जर्नी था। और एक चीज़ जो इंटीरियर्स में आपको फील होगा वो है इसका एसी। मैक्स कूल का फीचर है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑल्दो ये तो वाइट कार है तो गर्मी उतनी फील नहीं होती है, बट इवन इफ आपका डार्क कलर जैसे इसका जो ब्लैक है और ब्राउन है, ये सारे कलर्स का एलिवेट भी आपने खरीदा तो इसका मैक्स कूल फीचर बहुत अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी केबिन ठंडी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 मिनट 15 मिनट बैठा रहना पड़ेगा ऑन करके तभी जाकर केबिन ठंडी होगी, नहीं, बहुत जल्दी केबिन ठंडी हो जाती है। तो इसका एसी भी मुझे एक बहुत ही अच्छा फीचर लगा है, जो दूसरे गाड़ियों में मैंने ऑब्जर्व किया इस सेगमेंट में थोड़ी सी टाइम लगती है उस पर। ऑल्दो उसमें वेंटिलेटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स इसमें नहीं है। इवन टॉप मॉडल में भी बहुत लोगों ने ये चीज़ बोला है, ये सारे कमेंट्स आप पढ़ सकते हो। वेंटिलेटेड से बहुत लोगों ने कंप्लेन किया कि उनको वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, बट मैं वेंटिलेटेड सीट्स का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया रिलायबिलिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेंटिलेटेड सीट्स के जो पोर्ट्स है वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको अच्छे से रखना पड़ता है और आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ता है किसी भी तरह का गंदगी ना गिरे उस पर, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएगी और उसके बाद अच्छे से काम नहीं करेगी। तो वेंटिलेटेड सीट्स का जो पोर्ट्स वाला जो इशू है वो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। मैं बहुत गर्मियों में भी चला चुका हूँ। जो एसी है इसका काफ़ी है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी में। केबिन स्पेस के बारे में और भी ज़्यादा बात करूँ तो पीछे में जो भी लोग बैठेंगे ना उनको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलने वाला है, क्योंकि एक जो इसका छोटा सा जो डिज़ाइन है ना वो मैंने नोटिस किया बहुत अच्छा है। वो कि जो पीछे का जो सीट है ना उसके नीचे का जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड है, जिसकी वजह से ना आप एकदम आराम से पैर ऐसे रख के बैठ सकते हो। पीछे का सीट बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपके पेरेंट्स थोड़े से एल्डरली है बहुत आराम मिलने वाला है उनको, क्योंकि सीट्स थोड़े से सॉफ्ट भी है, जिसकी वजह से लॉन्ग ड्राइव में आपको आपके पेरेंट्स को स्पेशली अच्छा लगेगा पीछे बैठ के। बूट स्पेस तो आपको पता ही है, क्लास लीडिंग बूट स्पेस, बहुत ही अच्छा बूट स्पेस है, आपको कोई कंप्लेन नहीं होगा। 2 to 3 लार्ज साइज़ के बैगेजेस आराम से फिट हो जाएंगे पीछे, कोई इशू नहीं होने वाला है आपको। ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे होंडा ये स्पेस निकालती है। इतना अच्छा डिज़ाइन होता है ना होंडा का, आप सोच नहीं सकोगे। आप बैठोगे, आप टेस्ट ड्राइव करोगे तभी आपको पता चलेगा। पहले मैं भी वीडियोस देख के ये सोचता था कि नहीं यार ये वाली फीचर्स नहीं है, ये फीचर्स मुझे क्रेटा में मिल जाएगी, ये फीचर्स मुझे टाइगुन में मिल जाएगी, तो मैं उन सारे गाड़ियों को भी कंसिडर किया था। बट मैंने जब टेस्ट ड्राइव किया था ना, आप एक बार टेस्ट ड्राइव करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। ऑल्दो छोटी छोटी खामियां ज़रूर है। अंडर थाई सपोर्ट अगर बहुत ही कोई टॉल ड्राइवर है जैसे 6'2" के ऊपर में है उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। मेरा हाइट 5'8" है तो मुझे उतना ज़्यादा मुश्किल फील नहीं हुआ है। इट वॉज कम्प्लीटली फाइन फॉर मी। और कोलिजन मिटिगेशन वाला इशू है वो बार बार आपको ऑफ करना पड़ता है। एवरी टाइम यू स्टार्ट द कार यू हैव टू स्विच इट ऑफ, अगर आप सिटी में चला रहे हो तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग फीचर मुझे लगा है इस लॉन्ग ड्राइव में। ऑल्दो हाईवेज में मुझे उतना स्विच ऑफ नहीं करना पड़ा, क्योंकि हाईवेज में ऑन ही रखता था। हाईवेज में मैं एक छोटा चीज ऑब्जर्व किया हूँ कि बहुत जब हाई स्पीड में रहते हो तो कभी कभी ना अचानक से कोई गाय या फिर कोई कुत्ता अगर पास हुआ तो आपका हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा, वो सडनली ब्रेक्स मार देगा। बट एक अच्छा चीज ये है कि कोलिजन मिटिगेशन जब एंगेज होता है ना तो सारे पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाते हैं, तो पीछे वाले को ऐसे भी पता चल जाएगा। एक वर्स्ट के सिनेरियो को पकड़ के चल रहे हैं। अभी आते हैं हम जो सबसे ज्यादा डिस्कस्ड है इस गाड़ी को लेके, मेरे कमेंट सेक्शन में भी ये भरा हुआ रहता है हमेशा, एनवीएच को लेके। तो एनवीएच के बारे में थोड़ा सा मैं इस वीडियो में भी बात करता हूँ कि इस लॉन्ग ड्राइव में मुझे कहाँ कहाँ फील हुआ। तो NVH का मतलब क्या है ये हम पहले समझते हैं। NVH है नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस। वाइब्रेशन और हार्शनेस तो इस गाड़ी में एकदम भी नहीं है। अगर आप गाड़ी स्टार्ट करता, मैं बता रहा हूँ ना, आप टेस्ट ड्राइव करो तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप गाड़ी को ऑन करोगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी ऑन है। सीरियसली इतना स्मूथ है इसका इंजन। आप एक काम करना, आप जाओ इंजन बे को ओपन करो, स्विच ऑन द कार एंड यू जस्ट पुट अ कॉइन। एक कॉइन ऐसे रखो या फिर कोई भी छोटा सा सामान रखो इंजन के ऊपर में, देखना वो गिरेगा नहीं, हिलेगा तक नहीं।
इतना इतना रिफाइंड इंजन है होंडा का। वाइब्रेशन और हार्शनेस तो एकदम भी नहीं है, बस नॉइज़ है। झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी बोलूँगा मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा आपको। नॉइज़ है। नॉइज़ क्या है ये अभी समझते हैं। नॉइज़ है इसका इंसुलेशन का इशू। इंसुलेशन इसमें कम है, जो रबर बीडिंग्स दिया हुआ है यहाँ पे, जो रबर बीडिंग्स है वो थोड़े से कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो बाहर का जो भी साउंड है, या फिर सिटी में भी ट्रैवल करते हो ना, आप सोचो आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हो तो बाहर का जो साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। रेनी सीजन में अगर आप ड्राइव कर रहे हो और बहुत जोरों से बारिश हो रही है तो आप अगर फ़ोन कॉल्स में बात करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने वाला है बाहर का, और आपका जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देगा आगे वाले को। बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा गाड़ी के अंदर में लोगों से बात नहीं करता हूँ। मैं अपने ड्राइव को एन्जॉय करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। देखो अगेन ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। आप टेस्ट ड्राइव लो, अगर आपको सूट हो रहा है, अगर आपको नॉइज़ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है तब आप मत जाओ इस गाड़ी के साथ, दूसरे ऑप्शंस देखो। बट मैं आपको सीरियसली बताता हूँ उतना ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू दूसरे इसके गाड़ी के सेगमेंट्स में। मेरे पहली वाली जो नेक्सॉन थी उसका इंसुलेशन बहुत अच्छा था, मैं बता दूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा इंसुलेशन था उसका। हाईवेज पे मुझे एकदम फील ही नहीं होता था, मैं किसी भी खराब रास्ते से जाऊँ कुछ भी फील नहीं होता था। बट इसमें अब अगर खड्डे के ऊपर से जाओ, अगर आप खराब रास्ते के ऊपर से जाओ ना, तो आपको वो फील होने वाला है, क्योंकि छोटे से छोटा पॉटहोल का साउंड भी ढक ढक साउंड आता है आपको। बट फ्रैंकली बता दूं, आप पहले ही वीडियोस देख के जज मत करो, आप खुद जाओ टेस्ट ड्राइव लो, तब आपको पता चलेगा। और भी तरह के कंपैरिजन वीडियोस लाने वाला हूँ, और भी दूसरे ब्रांड्स का, जिसको पाने के लिए मुझे चाहिए सब्सक्राइबर्स, और सब्सक्राइबर्स आएंगे आप लोगों से। ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो ही मुझे दूसरे ब्रांड्स अलाउ करेंगे रिव्यू बनाने के लिए। तो प्लीज़ अपने भाई को हेल्प करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। इस ब्रांड का ना अवेयरनेस बहुत कम है, स्पेशली इस गाड़ी का जो इंटीरियर्स है वो मेरे दोस्तों को पता ही नहीं था। जब मेरा एक फ्रेंड रिसेंटली उसने महिंद्रा का गाड़ी खरीदा था, महिंद्रा 3XO खरीदा था उसने, और जब वो बैठा ना पहली बार इस गाड़ी में, वो पगला गया। वो मुझे बोला कि भाई मुझे अगर पता होता ना होंडा एलिवेट इतना सुंदर दिखता है अंदर से, तो मैं शायद यही गाड़ी खरीदता। लिटरली उसने मुझे ये बताया। इसके जो एम्बियंट लाइट्स मैंने लगाया है ये एक एक्स्ट्रा फिटमेंट था। मैंने समर अराउंड 16,000 या 17,000 खर्चा किया था इसके एम्बियंट लाइट्स में। बहुत बहुत सुंदर लगता है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसके लाइट के कलर्स, बहुत सारे कलर ऑप्शंस है इस पे। लाइट्स के बीट्स भी चेंज कर सकते हो, यू म्यूज़िक के हिसाब से भी चेंज होता है। बहुत सारे ऑप्शंस है इसके लाइट्स में। अच्छा फिटमेंट था, होंडा से ही फिटमेंट करवाया मैंने, और अभी सुनने को आया है कि टॉप मॉडल में वो फ्री में देते हैं एम्बियंट लाइट्स और 360 डिग्री कैमरा। एक तो होंडा भाई मार्केटिंग, पता नहीं मुझे क्यों होंडा भाई थोड़ा सा यार मार्केटिंग करो अपना। होंडा मार्केटिंग ही नहीं करती है तो ब्रांड अवेयरनेस बहुत कम है। अब ब्रांड अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं है कि भाई अंदर से दिखता कैसा है। टेस्ट ड्राइव तो बहुत कम ही लोग जाते हैं ना करने, मोस्टली तो लोग बस वीडियोस रिव्यूज वगैरह देख के ही डिसाइड कर लेते हैं, प्री बुक कर लेते हैं। जैसा अभी टाटा सियरा का न्यूज आया है, 30,000 60,000 बुकिंग्स ऑलरेडी हो गए। लोग ड्राइव नहीं करके टाटा सियरा खरीद लिए। ये नहीं देख रहे कि अंदर का इंटीरियर्स कैसा है, इंटीरियर्स का क्वालिटी कैसा है, फिट एंड फिनिश कैसा है, भाई पैनल्स गैप्स कैसा है, ये सब नहीं देख रहे। लोग अंधाधुंध बुकिंग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने इस वीडियो में भी बताया है कि भाई अच्छे से टेस्ट ड्राइव करो, अंदर में बैठो, पीछे वाले सीट में बैठो। अगर आपके डीलरशिप का इशू हो रहा है, तो अगर आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी के पास भी होंडा है तो जाके आप चेक करो। फाइनल वर्डिक्ट में बताना चाहूंगा, इस गाड़ी के लॉन्ग ड्राइव पे कुछ भी ऐसा चीज जो होता है ना कि क्या हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इट वॉज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझे खटका है। ऑल्दो फ्यूल टैंक को लेके कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पे अगर आप ड्राइव कर रहे हो लद्दाख के तरफ या फिर ऐसे कोई रिमोट जगह पे ड्राइव कर रहे हो जहाँ पे पेट्रोल पंप्स कम है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है फ्यूल टैंक को लेके। बट लॉन्ग ड्राइव में मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ। इसका सस्पेंशन फीडबैक, इसका ग्राउंड क्लियरेंस, इसका स्टीयरिंग फीडबैक, केबिन स्पेस, कंफर्ट मिलता है आपको सीट्स में, आपके पैसेंजर्स को जो कंफर्ट मिलता है सीट्स में, इसका जो एसी है, सब कुछ आपको टॉप नॉच मिलने वाला है। अगर आप 18 to 20 लाख स्पेंड कर रहे हो तो आंख बंद करके लगाओ इस गाड़ी पे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप खुश होने वाले हो। एक चीज़ बता देता हूँ, आप ऐसा देख सकते हो कि टाटा महिंद्रा के जो कस्टमर्स है वो हमेशा रोते रहते हैं कि ये इशू है वो इशू है, बट ये ना आपको होंडा के यूजर्स में कभी नहीं मिलेगा। मैं इस वाले वीडियो में भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो होंडा के कस्टमर से बहुत सालों से चला रहे हैं। 20 साल 25 साल हो चुके हैं उनका गाड़ी चलाते हुए, 15 साल हो चुके हैं उनका गाड़ी चलाते हुए, बट उनको आज तक ऐसा जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ऐसा फील होता है कि एक नया गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वही बात है, आप पूछो, आप दूसरे होंडा के यूजर्स से पूछो, आपको पता चलेगा कि
होंडा का जो लेगेसी है वो ऐसा ही नहीं है। बहुत कुछ रीज़न है जिसकी वजह से होंडा को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑल्दो इंडियन मार्केट में उतना कुछ उखाड़ नहीं पाया होंडा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। इस वाले वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि क्यों होंडा का सेल्स कम है। इसीलिए नहीं है कि होंडा का गाड़ी में कोई इशू है, इसीलिए है क्योंकि उनका जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा डिफरेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, और अभी तक के लिए बाय बाय।